सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड है। कल से मुल्क भर में तो लॉकडाउन है, लेकिन सिंध में आज एक और दिन मिला था शहरियों को शॉपिंग करने के लिए। और इस एक दिन में वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जिसकी वजह से रश ऐसा है कि जमे गफ़ीर है। SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ताजर भी कुछ शहरों में बिल्कुल बाज़िद हैं, हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम लोग दुकानें बंद नहीं करेंगे, दुकानें खोल कर रखी जाएं, यही तो दिन है कमाई के। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर स्ट्रेटजी जो बनाई गई क्या वो ठीक थी, या फिर 24 घंटे के लिए खुला रखना चाहिए था, ये रश डिवाइड हो जाता, SOPs को फॉलो प्रॉपर तरीके से करवाया जाता। इस पर बात करने के लिए हमने अपने मेहमानों को दावत दी है। इस वक्त अजमल बलोच साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, हमारे साथ मौजूद हैं, और अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल ताजिर कराची इत्तेहाद, हमें ज्वाइन कर चुके। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अतीक साहब आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि कराची में तो अभी कारोबार चल रहा है और मेरा ख्याल है कि बस अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है कि लॉकडाउन है और सब कुछ बंद हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक थी? आप मुत्तफिक है हुकूमत से, कल से प्रॉपर लॉकडाउन बिल्कुल ठीक है? कि जब आप सब कुछ बंद कर देते हैं उसके बाद यकीनन इन लोगों को बंद कर देते, घरों में महसूस करते हैं, खासतौर पे वो गरीब तबका जिसके बारे में बार बार कहते हैं कि वो मजीद आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे तबके की अतीक मीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो। अतीक साहब बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं कि वो गरीब तबका जिसने पूरा महीना इसकी पहले से तैयारी की है कि भाई मुझे स्टॉल लगाना है या फिर बैठना है, ईद के दिनों में ही जो है मैं कुछ कमा पाऊँगा और अगले कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे या ईद अच्छी गुजर जाएगी, उसके लिए तो काफ़ी ये परेशानी की बात है कि उसको बंद करना पड़ेगा अपना सब कुछ और उस तरीके से वो नहीं कमा पाएगा जैसे उसने सोचा था। तो जाहिर सी बात है, एक मईशत का पहिया भी है जिसको सोचते हुए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा, कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है कि लोग बाहर ना निकलें। गैदरिंग्स होती हैं, आपको पता है ईद पर लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मिल के बैठें, खुशियाँ बांटें। तो ऐसे में ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी था। सयाहती मकामात को बंद किया गया, लोगों को रोका गया कि आप घर पे रहें और एहतियात से कुछ सादगी के साथ ईद मनाएं। लेकिन ऐसे में ये जो अभी अतीक साहब ने बात की है कि शॉपिंग की जहाँ तक बात है, क्योंकि ईद अभी कुछ दिन बाकी हैं और काफ़ी दिन पहले ये लॉकडाउन लग गया, इसमें गरीब एक शख्स जो है वो काफ़ी परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए सोचा नहीं गया। तो इसमें अब इनकी राय क्या है? क्या लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था या फिर औकात-ए-कार बढ़ा दिए जाते? अतीक साहब, आप इसमें समझते क्या है? आपने ठीक है, आप सही बात की है कि गरीब बंदा तो काफ़ी परेशान है, तो आपके जहन में फिर प्लान था क्या? होना क्या चाहिए था? देखिए, इस वक्त सारी दुनिया ने जो कोरोना की वबा के सामने एक हिकमत अमली बनाई है, पाकिस्तानी हुकूमत को भी उसको फॉलो करना चाहिए था, इसलिए कि मैशियत जान दोनों दो मुकद्दम है हम सब के लिए। खुसूसन जो गरीब तबका है, जो पाकिस्तान में जिसकी शरह है, शरह बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ इस वक्त 40% के करीब लोग हैं। जब आप सबको बंद कर देते हैं तो ये रोजगार, तो इसलिए जब एक तिजारत पे आप मौका देंगे, रिटेल चलेगा तो फैक्ट्री भी चलेगी, फैक्ट्री चलेगी काम करेगा, मजदूर काम करेगा, बेरोजगारी से बचा जाएगा। जब बेरोजगारी नहीं होगी तो होगा, ये एक सर्कल है, पूरा चेन है, होना चाहिए था। तिजारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि पाकिस्तान देखिए खित्ते में वाहिद मुल्क है बेहतरीन तिजारत कर रहा है, बाकी सब कोरोना से लड़ रहा है। आप इंडिया में देखिए। अतीक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ताजिर किस तरह कोऑपरेट करता है हुकूमत के साथ, आप लोगों ने क्या सोचा था? आप ये बता रहे हैं ना कि गरीब शख्स परेशान है या फिर उसकी रोजी रोटी वो किस तरह पूरी करेगा, या फिर ईद के मौके पर वो परेशान है, तो फिर किस तरह कोऑपरेट किया जाता? अगर आप लोग इन SOPs को किस तरह फॉलो करवाते हैं? आप इतने बड़े रश को मैनेज कर सकते हैं? रश तो जब आपने 6 घंटे का वक्त दिया खरीदारी के लिए,
मिसाल देता हूँ कराची की। कराची में अगर 2 करोड़ लोग खरीदारी करना चाहते हैं तो 6 घंटे में एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है। इस वक्त भी मार्केटों में आप जाके देख सकते हैं, पहले भी ये सूरत हाल ऐसी ही थी, लेकिन उसके बरक्स इसी लोगों को 12 घंटे खरीदारी के लिए वक्त दिया जाता तो ये तकसीम हो जाते जब, और इनमें वो पैनिक भी खत्म हो गई। तो जो कोरोना के लिए लाजमी एहतियात के जो तकाजे हैं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा पैनिक है, हर बंदे को। लेकिन अतीक साहब देखिए, ऑन ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी चाहिए ना। ये तो अब लॉकडाउन लगा, यहाँ पे टाइमिंग मखसूस की गई है। इससे पहले जब हमने देखा है कि शिद्दत बढ़ रही थी इस वबा के फैलने की, उसी के पेश नज़र ये इक़दाम किए गए ना। तो उस दौरान SOPs को उस तरीके से नहीं फॉलो करवाया गया। हमने खुद ये देखा है कि ताजिर परेशान थे, कितने लोगों को रोकेंगे, कितने लोगों को मास्क देंगे कि भाई आप ये लगा के अंदर आए। लोग नहीं परवाह कर रहे थे। लेकिन कुछ अरसे में एक बात आपने देखी होगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि लोगों का रुझान जो ये मार्केटें सील करने का रुझान बढ़ा, दुकानें हुई, होटलों पे जुर्माने हुए, तो मास्क पहनने और काफी हद तक SOPs को फॉलो करने का एक ट्रेंड आ गया। अब इतनी ज्यादा बेहतियाती नहीं है। ये जरूर के वक्त कम होने से अवाम जो बिल्कुल हड़बड़ाहट का शिकार है, आ गए अवाम। देखें, किसी को ईद बनाने से तो आप रोक नहीं सकते, बच्चों के लिए लोग खरीदारी करना चाहते हैं। इस वक्त देखें, कोरोना ने 3 मईशत तबाह की है, सेहत बर्बाद की है, आसाबी तनाव का शिकार किया है। तो अगर आप दे देंगे तो लोग आसाबी तनाव से निकल जाएंगे। आप तिजारत का मौका देंगे, माशी तबाही से काफी हद तक बच जाएंगे। रहा कोरोना से सवाल, तो आप जुर्माने मार्केटें सील की हैं, किसी ने मुजाहमत नहीं की, लोग खामोशी के साथ ताले अदा करते। लोग इसीलिए खामोशी के साथ दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि वो एक हद तक ही SOPs को फॉलो करवा सकते हैं। वो इतने बड़े रश को नहीं संभाल सकते, उनसे मैनेज नहीं हो रहा था। जहां जहां जिसका चल रहा है वो तो चला रहा है। खैर, इसी पर बात करते हैं। अजमल बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल में? जो मैं बात कर रही हूँ अजमल साहब, वो ये कि एक ताजिर भी एक हद तक मैनेज कर सकता है, SOPs को फॉलो करवा सकता है। आप लोग जो कह रहे हैं कि भी सब खोल दिया जाए, रश डिवाइड हो जाता, पहले ऐसा ही था, लेकिन फिर भी वबा फैल रही थी। देखिए, वबा जो है वो गवर्नमेंट ने खुद फैलाई है, हमने नहीं फैलाई। पिछले 4 दिनों में कम टाइम दे के जब आप कह देंगे कि हम आगे लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो सारी आवाम उमड़ के मार्केटों में आ गई, तो रश हो गया। वो जितना कोरोना फैलना था वो तो फैल चुका। गवर्नमेंट से हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा वक्त दें, ऐसे दिनों में ज़्यादा वक्त दे दें। पिछले दिनों में ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा वक्त की, इन्होंने रात 10 बजे तक दिया रखा हमें। अगर अब ये 10 बजे तक या 12 बजे तक देते तो हम इस पे काबू पा लेते। देखिए, जब आपने डिस्टेंस रखना है, फासला रखना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम ज़्यादा दें। आज देखिए, सऊदी अरब में 24 घंटे के लिए दुकानें खुली हैं और वहाँ कोई रश नहीं है। रश को काबू करने का एक ही तरीका है कि आप टाइम ज़्यादा दे देंगे। जब कम टाइम देंगे फिर हम मुश्किल में चले जाएंगे। पिछले 4 दिनों में आपने हाल देख लिया, आज शायद कराची का भी वही हाल है। इन दिनों में सरकार को सोचना चाहिए था, ये प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, खरीदारी जिसने करनी है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लोगों ने ईद मनाने, अजमल साहब, कराची के लोगों की अगर आप बात करेंगे तो इनका तो खास एक मसला ये भी है कि ये रात सारी जागते हैं और उसके बाद ये दिन में तकरीबन आधा दिन तो सोते रहते हैं। उसके बाद फिर जब ये निकलते हैं, इनके लिए वो टाइम भी कम होता है शॉपिंग के लिए। इसी तरह रश लगना था जिस तरह अभी लगा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये गवर्नमेंट प्लानिंग करती, मीडिया के जरिए से मैसेज देती कि इस तरह ख़रीदारी करें। ये तरीक़ेकार होते हैं, ये स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के करना होता है। लेकिन कोई भी NCOC हो जाए या असद उमर साहब हो जाए, किसी एक लम्हे भी इस कोरोना की वबा जब से आई है, 1 साल हो गया है, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, हमें इन दिनों में इन्होंने मुसीबत में डाल दिया है। देखें, 9 दिन का अगर कारोबार आप बंद करेंगे, वो गरीब कहाँ जाएगा जो रोज़ाना की बुनियाद पे घर सामान लेके जाता है। आम दुकानदार 50 लाख ऐसा ताजर है जो छोटा ताजर है, जिसका माल सारा उधार का होता है दुकान के अंदर, उसके पैसे नहीं होते जेब में। वो जब रात को उठता है तो जो लोगों को देने होते हैं वो दे के बाकी घर का सामान ले जाता है। वो 9 दिन क्या करेगा? ये प्लानिंग किसी ने नहीं की, भूख की प्लानिंग नहीं की, कोरोना की प्लानिंग भी इनसे सही नहीं हो सकी। हमने भूख की प्लानिंग की है,
चाहिए, वरना मईशत का पहिया कैसे चलता, वरना तो मुकम्मल लॉकडाउन लगेगी ही सोचते हुए हम लोगों ने टाइम को मखसूस किया और लॉकडाउन नहीं लगाया। खैर, इसी पर बात करते हैं। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कन्वीनर अतर सुल्तान चावला साहब ने हमें ज्वाइन किए। अतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर साहब, हम ये देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स पे उस तरीके से SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा, और जहाँ जहाँ जिसका दाव लगता है वो लगा रहा है, पैसे दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं, तो ये सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है। देखिए जी, पहली बात तो ये मुझे आप बताइए कि SOPs का ख्याल कहाँ नहीं रखा जाए। दूसरी बात ये है कि देखें, एक चीज प्रैक्टिकलिटी होती है। पहले सिंध गवर्नमेंट ये कहती रही कि जी NCOC का फैसला होगा, हम उसके मुताबिक करेंगे, ना ज्यादा ना कम। 24 घंटे अलाउ किया हुआ है NCOC ने, टेक अवे भी, डिलीवरी भी। सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे एक चीज निकाल दी थी, 7 बजे के बाद टेक अवे नहीं होगा। देखिए, गैर फितरी बातें जब आप करेंगे तो ये कैसे होगा। पाकिस्तान में पहली बात मेजॉरिटी डाइन इन चलती थी, उसके बाद टेक अवे, उसके बाद डिलीवरी। ये जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, इनके पास तो कोई डिलीवरी का सेटअप ही नहीं है, ये डिलीवरी करेंगे कैसे। आप ये भी तो सोचे ना, जब 24 घंटे NCOC ने अलाउ किया हुआ है, तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ये क्यों कर रही है कि टेक अवे भी बंद कर दिया। पहले ही डाइन इन बंद है, फिर आपने डाइन आउट को बंद कर दिया, अब आप टेक अवे और डिलीवरी बंद करेंगे। कौन से SOP की बात कर रहे हैं? टेक अवे में कौन से SOP खराब हो रहा है? और जहां आप कह रही हैं कि जी अभी भी थोड़ी बहुत खाना चल रहा है, तो देखिए जी, सुपर हाईवे वगैरह पे, इधर उधर बहुत सी जगहों पे, छोटे ढाबों पे तो कभी बंद ही नहीं हुआ। वो तो पहले दिन कोविड से बंद नहीं करवा पाई पुलिस, तो वो तो हम नहीं कहते। देखिए, मुझे अतर साहब आपसे बात करके, मेरे साथ अजमल बलोच साहब भी, अतीक मीर साहब भी हैं, आप तीनों से बात करके जो बात मुझे समझ आ रही है वो ये है कि लैप्स है, आप लोगों की हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आप लोगों को फोर्सफुली अमल करवाना पड़ भी रहा है, फिर कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। लेकिन अभी आप जैसे कि जानते हैं कि ईद में भी 4-5 रोज़ बाकी हैं, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने चाहिए जो कि लिए जाने चाहिए, या फिर मीटिंग अगर अरेंज हो सकती है तो आप अरेंज करवाएं ना हुकूमत के साथ। जी, पहले आप बताइएगा अतर साहब। मीटिंग तो हुकूमत के साथ कभी भी नहीं हो पाती। मसला हमारी पूरी कौम का ये है, हमारी गवर्नमेंट का ये है कि वो अपने तौर पे समझते हैं कि वो माशाल्लाह उनको सब आता है, वो अपने तौर पे खुद ही फैसले करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जिसकी वजह से सारी हुकूमत चलती है। आप कम से कम उस स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं और मिल के तय करें। कोरोना अगर जब ये हकीकत है तो कोरोना की वबा, हम सब मिल के इसको जो है वो देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से इसको किस तरह इससे बचा जाए। लेकिन आप एक चीज को बंद कर दें, जब आपका दिल चाहे बंद कर दें, ये गैर मुनासिब है। आप बैठे करें, लेकिन जब ईद का सीजन आता है, कोई भी बात आती है, आप इसको मिल के करें। कोई भी पाकिस्तान का शहरी, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया अतर साहब। ठीक है, अजमल साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो NCOC की मीटिंग्स होती हैं, असद उमर साहब माशाल्लाह उसके सरबराह हैं और सारा कुछ वो बता रहे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ये आप लोग क्या उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है, या फिर आप लोग ऑन बोर्ड, आपको नहीं लिया जाता फैसले करने से पहले? ये जो एक लैप्स है या कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, ये इसको फिल करने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करता? मैं माजरत के साथ ये बात करूंगा कि मैं इस गवर्नमेंट को सियासी गवर्नमेंट नहीं समझता। सियासी हुकूमतें हमेशा लोगों से बात करती हैं। देखें, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टाइम ही नहीं देते, ये बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात करते, ये टाइम देते, तो हम अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। ये कहा यह जाता है कि ताजर मईशत की मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जो सियासतदान है, ये जब बाहर खड़े होते हैं तो हमारे हमदर्द होते हैं, हमारे साथ होते हैं, कहते हैं ताजर ठीक बात कर रहे हैं। जो अंदर चले जाते हैं हुकूमत में, वो हमारे मुखालिफ बन जाते हैं और वो हमारे नज़दीक नहीं आते। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और तीसरी आखिरी बात मैं इसमें कर दूं कि ये हमें तो कहते हैं दुकानें बंद करके, हमें तो कहते हैं कारोबार बंद कर दें, अपनी तनख्वाहें ये कम नहीं करते। 4-4 लाख तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं। कौन सी कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है भाई, आप तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं? क्या आपके वसाइल नहीं है? आप सारे वसाइल दें गरीब अवाम को, जितना अब तक हासिल किया वो सारा इधर शिफ्ट करें। लोग इस वक्त मुश्किल में, शादी हाल बंद है, होटल मोटल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, तो इनके जो मुलाजमीन हैं उनको राशन कौन देगा? सरकार का काम है कि उनको खाना दे।
बजाय इसके कि आपने सही जो ये तंदूर लगाए हुए लोगों को खाना सही, खिलाने मैं के लिए समझ इनको गई राशन आपकी भेजें। बात, आपका पॉइंट आ गया। अतीक मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जैसा कि बात अब ये होनी चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ, क्योंकि अब आपको पता है कि 5 रोज बाकी रह गए ईद में। ऐसे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कारोबार चलेगा, वो बाहर से शटर बंद होंगे, अंदर से चलेगा, लोग फिर भी निकलेंगे। ऐसे में होना क्या चाहिए, आपका मुतालबा क्या है अब आगे? हुकूमत कुछ ना कुछ अशक्य कर सकती है। अब भी वक्त को बढ़ा दें, इफ्तार के बाद 4-5 घंटे के लिए आवाम को शॉपिंग का वक्त दे दें, आवाम के भी खुशियां आ जाएंगी। और दूसरा, जैसे 50% माल जो पहले सरमायाकारी की जा चुकी वो मौजूद है, अगर वो नहीं बिकेगा, अगर पड़ा रह गया, ईद के बाद जो आमतौर पे अखारी दुकानें फैक्ट्रीज को ऑर्डर देती हैं, वो ऑर्डर नहीं देगी, वो फैक्ट्रीज नहीं चलेगी, तो वो डेली वेजेस के लाखों लोग वो घरों में बैठ गए। तो मैं कहता हूँ ये सीधा साधा एक सॉल्यूशन है, सीधा साधा फार्मूला है। इसमें 4 से 5 दिन में कौन सा कोरोना क़यामत मचा देगा। इसलिए अगर कुछ 1-2% शरह बढ़ भी जाएगी तो बहुत सारे फवायद की खातिर आप कम से कम ये रिस्क ले सकते हैं। नहीं अतीक साहब, इतना 1 से 1.5% आप क्या बात कर रहे हैं? इंसानी जान बड़ी कीमती है, जिसका कोई अपना प्यारा खोता है वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। ये बात बिल्कुल, अब ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ आपकी बात से जी। नहीं, मौत की शरह नहीं है ये कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह। किसकी हालत कब बिगड़ जाए मुस्बत केसेस के अंदर, ये भी की शरह तो पाकिस्तान में 100 से 125 से ज्यादा नहीं है। चले अतीक के साथ रहिएगा, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शॉपिंग का फाइनल राउंड, धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है और लोग बाहर निकले हुए हैं। अब तो आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया सिंध में शॉपिंग के लिए। SOPs को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा, काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है। इसी पर बात करने के लिए हमने बात ज्वाइन की है, हमें अजमल बलोच साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और अतीक मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी अजमल साहब, क्या सूरत हाल है अभी इस दफ़ा की, क्योंकि पिछली बार तो तकरीबन 22 रोज़ का लॉकडाउन था, उसके बाद जो नुकसान हुआ था या उस तरीके से जो कमाई नहीं हो पाई थी, 8 दिन में रिकवरी हो गई थी। तो इस बार क्या सूरत हाल है, क्या आप समझ रहे हैं, इम्कान क्या है? इस दफ़ा नहीं हो सकेगी। पिछली दफ़ा भी मेहरबानी की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया था और हमें मिल गई थी ईद तक शॉपिंग दुकानदारी करनी, लेकिन अभी से सो मोटो दोबारा हुआ था लेकिन वो पेंडिंग हो गया। मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत मेहरबानी करे, ताजर पूरा साल इंतज़ार करता है। अगर आप पिछली दफ़ा का भी जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सका था, बड़ी मुश्किल थे, फर्स्ट टाइम कोरोना था, किसी को उसकी समझ नहीं आ रही थी। अब हमें कोरोना में रहना आ गया है, कोरोना में रह कर कारोबार करना आ गया है। यकीन करें ताजर पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब आप कम टाइम देंगे तो रश ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम संभाल नहीं सकेंगे। उसको न सरकार संभाल सकती है, ना हम संभाल सकते हैं। ज़्यादा टाइम दे दें और चांद रात तक कारोबार करने दें, ताजर थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। वरना उसके पास जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें अभी उसने देनी थी, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसी तरह उसके अपने बड़े मसाइल हैं, उसने किराए देने, जहाँ से माल लाया उसको पैसे देने, इसका एहसास किसी को नहीं हो रहा है। अगर ये एहसास गवर्नमेंट कर ले तो यकीन करें हम किसी मुश्किल, छोटी सी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम भूख से जरूर रगड़े जाएंगे। चले, अल्लाह ना करे कोई भूख से रगड़ा जाए। और बल्कि मैं अतीक साहब कहूँगी, इतनी पैनिक की सिचुएशन है कि वो लोग जो दफातर में बैठे हुए हैं, जो हम जैसे लोग हैं, कि वो दफ्तर में बैठे हुए पैनिक का शिकार हैं कि भाई अब तो सिर्फ आधा घंटा मैं बोल रही हूँ बाकी, हालांकि 1.5 घंटा बाकी है अभी। तो बाजारों में क्या रश होगा कि जितनी जल्दी हो सके चढ़ जाओ, बिल जमा कराओ, फटाफट पैसे दो और चीज़ पकड़ो, घर निकलना है। इस सिचुएशन में जहाँ जहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा होगा, लोगों का पेट्रोल भी जल रहा है, लोग पैनिक का शिकार हैं, एक अजीब फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल है। ऐसे में आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ और बार बार, एक तो हुकूमत को बड़े देनी चाहिए। अरशद उमर के इस बयान के बाद लोग जल्द से जल्द शॉपिंग कर लें, 8 तारीख के बाद लॉकडाउन हो जाएगा। उसके इस स्टेटमेंट के बाद आप देखें मार्केटों में पैनिक फैला है और लोग जिस तरीके से निकले हैं, एक यलगार की सूरत में मार्केटों में आए हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे मौके पे
इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीओसी को अपने फैसलों का मैयार को ये बताना होगा कि वो इस बुरान से निपटना जानते हैं। इस वक्त भी मैं समझता हूं आज कदम दबाएंगे इस मामला को। देखिए, दूध की दुकानें हैं, हजामों की दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, सब एक पैरेलल तरीके से खिलाफ वर्जी के तरीके से कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए, आपने मौका दिया उनको, यही अगर एक दिया जाता, ये एक सिस्टम दे दिया है तो यकीनन वो वालिशन पे मजबूर ना हो। ठीक है, अतीक साहब फाइनली मुझे ये बताएगा कि रिकवरी क्या लग रहा है इस दफा, रिकवरी के चांसेस हैं? मेरा ख्याल है इस सीजन 50% भी नहीं हो सका, रिकवरी का कोई चांस नहीं है। रात 12 बजे तक काम करने का मौका दें तो शायद कुछ अशुभ हो, लेकिन मैं समझता हूं इस मरतबा बहुत नुकसान होगा, बहुत जखीर सामान का बचा रह जाएगा जिससे ईद के मौके पे फरोख्त होना था। मैं देख रहा हूं कि लोगों के चेहरे हवाइयां उड़ रही है, ताजिर परेशान है कि वो किस तरह कारखानेदारों को अदायगी करेंगे, किस तरह होलसेलर्स को पेमेंट करेंगे, दुकानों के किरायों को। चले अतीक साहब, यही दुआ की जा सकती है कि क्योंकि देखें एसओपीज पर 100% अमल दरामद करवा पाते या नहीं करवा पाते, ये तो बिल्कुल मेक श्योर नहीं किया जा सकता ना। ये तो इस पर बस बहस ही हो सकती है कि क्यों नहीं हुआ, करवाना था, कैसे करवाना था। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम करे, ये ईद का मौका है, ये बीमारी ना फैले और इसकी शरह पाकिस्तान में कम हो जाए, लोग बचे रहें, महफूज रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अजमल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब ये वैक्सीन का अमल भी पाकिस्तान में शुरू हो गया और यही कहा जा रहा है कि भाई अभी जैसे कि आपने सुना भी हेडलाइंस में कि जो एक्सपो सेंटर है उसको वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर खोला जा रहा है कि जितना हो सके आप लोग निकलें और वैक्सीनेशन जो है वो अपनी लगवाएं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर सईद खान साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वैक्सीनेशन किस तरह लग रही है, किस हद तक लग चुकी है और क्या हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है भी? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जिस तरह वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, वैक्सीन भी काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है और गवर्नमेंट मजीद वैक्सीन को प्रोक्योर कर रही है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा कर रहे हैं और एक्सपो सेंटर में बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर खुलने जा रहा है जहाँ पे रोजाना 30,000 लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे हम। तो ये बहुत बड़ा इंतजाम है और आवाम की शिरकत भी इसमें तेजी से बढ़ रही है। अगर आप अभी वैक्सीन सेंटर्स का विजिट करें तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं और लंबी लंबी लाइनें अपने लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो मीडिया आप लोगों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, अवेयरनेस सेशन में हमने अपनी कोशिश की है और गवर्नमेंट अपने इकदाम उठा रही है। तो बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन सेंटर जो है आबाद हो रहे हैं और मजीद हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जितने हमारी आबादी है अब तक उतनी बड़ी तादाद में हम वैक्सीन नहीं लगा पाए, मजीद वैक्सीनेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इससे सबसे अहम चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कि आवाम का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हुआ है और हर लोग अभी बंदा ये चाह रहा है कि उसको वैक्सीन लगे और इसमें मजीद तादाद में इजाफा होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये जो वैक्सीन बनाने का अमल जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है, इस हवाले से हमें बताइएगा ये काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक हमारी अपनी बनी हुई वैक्सीन हमें मिल जाएगी और वो कारगर भी साबित होगी? हमारी अपनी मुल्क में कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो फौरी तौर पे अवेलेबल हो। वो रिसर्च के फेज में काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो फौरी तौर पे ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो हमें अवेलेबल हो पाएगी। NIH ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके ज़रिए वो चाइना वैक्सीन की यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तो वो वैक्सीन जल्दी अवेलेबल होगी और वो भी बहुत अच्छा इकदाम है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम ये उठाया कि लोकल जो प्रोडक्शन लोकल होगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी की होगी लेकिन यहाँ पे लोकली वो प्रोडक्शन होगी बड़े पैमाने पे। तो वो फौरी तौर पे मई के आखिर तक वो सुना है कि वो अवेलेबल हो जाएगी। तो वो ऐसी वैक्सीन जो फौरी तौर पे अवेलेबल होगी और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट और जो हमारे यूनिवर्सिटीज है, साइंटिस्ट है, ये आपस में इख्तिलाफ कर लें और फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि लॉन्ग टर्म ऐसे हम कोई पॉलिसी बना लें कि ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक ये तो खत्म हो जाएगी, नए जो है पेंडेमिक आएंगे, नई बीमारी आएंगी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हम कोई प्रोसेस ऐसा बनाएं कि
आने वाली जो बीमारी है उसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो कि शिकायत हमें मिली है और देखा भी गया है कि आपको पता है कि आप हर कोई कोशिश ही कर रहा है कि उसको वैक्सीन लग जाए, तो जाहिर सी बात है दबाव भी है, लोगों का रश भी है, लोग निकल रहे हैं वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा भी हमें देखने में मिला है कि भाई वैक्सीन की एक डोज लग गई, दूसरी डोज के लिए सुबह बुलाया गया, फिर सुबह कहा गया कि आप अभी ना आए, शाम में आए, वैक्सीन ख़त्म हो गई है, आप कल आ जाएं, आप परसों आ जाएं, लोग चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हैं, पैनिक की सिचुएशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये इससे अंदाजा होता है कि लोग वैक्सीनेशन पे ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये इनिशियल था कि लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, वैक्सीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी और लोग नहीं थे। अब यह है कि लोग ज़्यादा हो गए, वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, लेकिन पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्र जो है बहुत अच्छी चीज़ है, एक आध दिन अगर थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। वैक्सीन बड़े पैमाने पे आ रही है, आज भी बहुत वैक्सीन के कंसाइनमेंट आई है और मजीद भी जो हमारी बात हो रही है कमेटी से, तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन जो है वो इंश्योर होगी और वैक्सीन की और डोजेज आने वाली हैं। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी है तो उनके लिए इंश्योर कर रहे हैं कि अच्छा, ये भी मुझे बताएगा कि अस्पताल जो हैं वो कितने अलर्ट हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईद का मौका है और बाज़ारों में शॉपिंग भरपूर तरीके से हो रही है, आज तक तो हो रही है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, जो शरह है केसेस की वो बढ़ भी सकती है, तो आप लोगों की तैयारी कितनी है? हाँ, ये बहुत बड़ी एक शिकायत हमें रही है कि लोग आवाम जो है काफ़ी कम तादाद में SOP पे अमल कर रहे हैं और जिस तरह अभी आप जो ताजिर बिरादरान से उनसे बात कर रहे थे कि ख़रीदारी ज़रूरी है, शॉपिंग ज़रूरी है और ज़ाहिर बात है लोगों का रोज़गार भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वायरस किसी का लिहाज नहीं करता। अगर ये वायरस किसी कम्युनिटी में है, अगर मार्केट में आप जाते हैं तो चांसेस ये कि बहुत लोगों को ये वायरस लगा होगा और वो हज़ारों की तादाद में और लोगों को ये वायरस फैलाते चले जाएंगे। तो अगर शॉपिंग रह भी जाए खुदा न खास्ता, लेकिन अगर आपको ये वायरस मुंतकिल ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हमें शॉपिंग पे इतना फोकस करने के बजाय हमें बीमारी को रोकने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अदरवाइज आप पड़ोसी मुल्क के जो हम हालात देख रहे हैं और जो नंबर्स वहाँ पे आ रहे हैं कि रोज़ाना 4.5 लाख लोग जो है मुतासर हो रहे हैं और 4,000 5,000 लोगों की डेथ हो रही है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक इबरत की मिसाल है और ये सबक हासिल करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात हमारे यहाँ ना हो कि वहाँ भी SOP पे अमल नहीं हुआ और वायरस फैलता गया, वायरस के नई स्ट्रेन आ गई, नए वेरिएंट्स आ गए जिससे उसने काफ़ी तबाही मचाई दी। तो ये हमारे यहाँ भी खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है, अगर हम SOP पे अमल नहीं करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता ऐसे हालात अगर डेवलप हो जाए तो फिर ये शॉपिंग किस काम की और ये सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों के लिए भी बता दें, मैसेज दें जो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन जो है ये इससे बचा जाए, ना लगवाया जाए, जिन्होंने अपने नंबर्स मिस कर दिए, अपॉइंटमेंट ले के छोड़ दिए, इस तरह की बिला वजह की फजूल बातों की वजह से कि नहीं इसको नहीं लगवाना, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ कि पूरे दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगा ली है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगा ली है और खुदा न खास्ता एक भी कैजुअल्टी नहीं है। 25 लाख में कोई एक भी कैजुअल्टी हमारे सामने नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं डॉक्टर नौशीन हामिद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त बाज़ारों में तो बहुत पैनिक है और ईद का शॉपिंग का फाइनल राउंड है, SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अस्पताल कितने इस पर तैयार हैं, अलर्ट हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ये जो थर्ड वेव है ये पहली दोनों वेव से ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इसमें क्रिटिकल पेशेंट्स जो इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में उनकी तादाद पहली वेव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पहली वेव में मैक्सिमम क्रिटिकल पेशेंट्स जो एक दिन में हमारे पास थे वो 3400 थे और इस वक्त जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो 5,500 से ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि हमें एक बहुत वेव में नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई शख्स ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है हॉस्पिटल्स की। पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 2800 जो है वो ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो सिस्टम में डाले हैं और उसके अलावा वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। हमारे डॉक्टर्स भी अब पहले से ज़्यादा ट्रेंड हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और वार्ड्स कोरोना वार्ड्स जो हैं वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं और वहाँ पर अमला भी जो है वो भी मैं समझती हूँ कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट भी है और तादाद में भी ज़्यादा है।
सही। मगर उसके बावजूद ये कि हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन भी इस वक्त हमारी जो है हो रही है। तो अगर हम लोगों ने SOPs पे अमल दरामद ना किया तो सिचुएशन मजीद बिगड़ सकती है और सही। वो वक्त आ सकता है कि जब हमारा हेल्थ बर्डन जो है, हेल्थ वो सिस्टम है, कोलैप्स वो कर ओवर जाए। बर्डन हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये भी बताइएगा कि अब हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि वैक्सीन शॉर्ट हो गई है, वो लोग जिनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है उनको सेकंड डोज के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, करोड़ों में आबादी है और लाखों में भी डोजेस लग रही हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ कि वैक्सीन की वाफिर मिकदार हमारे पास मौजूद है, क्योंकि जब आप स्केड्यूल करते हैं, जिस वक्त इनको मैसेजेस जाते हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो किया जा रहा है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर पता हो कि कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है और कितने लोगों को फर्स्ट डोज लग गई है, कितनों की सेकेंड है। तो ये सारा डाटा जो है ये हमारे पास मौजूद है और वैक्सीन उसी हिसाब से इस्तेमाल हो रही है। ये जरूर होता है कि बाज़ दफा कुछ सेंटर्स पे चूंकि ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, आपको पता है कि सेंटर तो अगर आप किसी दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं तो वो आपको रिफ्यूज नहीं करते, आपको वैक्सीन लगा दी जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ जाते आते मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज दे दें उन लोगों के लिए कि जो ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकले हुए और इनका इरादा भी है कि अभी मजीद शॉपिंग करनी है और SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनके लिए। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत खतरनाक सूरत हाल को फेस कर रहा है और हम अपने पड़ोसी भारत को देख रहे हैं कि वहाँ पर SOPs की धज्जियां उड़ाई गई थी, वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसके बाद वो पूरा मुल्क जो है वो एक वबा की ऐसी लपेट में आया है कि आज हर तरफ वहाँ पे लाशें ही लाशें हमें नजर आ रही हैं और उनके हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर चुके हुए हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो चुकी हुई है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं समझती हूँ कि हमारे शहरियों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हुकूमत हर सूरत इकदाम ले रही है इनको सेफ रखने के लिए। बिल्कुल, और शहरियों की जिम्मेदारी है कि प्रेफरेंस पे पहले वो इंडिविजुअली अपना जो फर्ज है उसको अदा करें, तभी वो बच सकते हैं इस बीमारी के फैलाव से और अपना किरदार अदा कर सकते हैं। डॉक्टर सईद, मैं चाहूँगी कि आप अगर कोई हुकूमत से अपील करना चाहें, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं और आपके मसाइल तो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर आप ये चाहते हैं कि चीज़ ठीक नहीं हो रही, इसको ठीक होना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारी तो ये अपील है आवाम से स्पेशली और गवर्नमेंट से कि ये इस मसले का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। तो जितने बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन जो है इंश्योर करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आसानी से वैक्सीनेशन लगाई जाए या वैक्सीन लगाई जाए, ताकि इसमें आवाम की शमूलियत बहुत बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत है। मजीद इसमें काफ़ी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि हमारी 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और अभी लाखों में वैक्सीन लगे हैं, तो करोड़ों में वैक्सीन लगनी चाहिए ताकि जितनी ज़्यादा और जल्दी सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, हम बहुत जल्दी इस बीमारी पे काबू पा सकेंगे और इसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेबोरेटरी पे प्रेशर कम हो जाएगा और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है वो भी सुकून का सांस ले लेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक हमें अमल करना चाहिए और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मजीद तेज करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान और डॉक्टर नौशीन हामिद, आप दोनों मौजूद रहे और बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि एक एम्बुलेंस चलाने वाला या फिर एक नर्स या फिर एक डॉक्टर जो कि मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर सारे कोविड पेशेंट्स आते हैं, वो उनको डील करते हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं और उनके मसाइल जो हैं वो भी तरजीह बुनियादों पर हल होने चाहिए। इनकी छुट्टियां बंद की गई हैं, इनको रोका गया है। हमारी तरह इनकी भी ईद है, लेकिन ये ईद मनाने से कासिर है, इनको अपनी ड्यूटी अदा करनी है क्योंकि मरीज़ परेशान होंगे, वो रुल जाएंगे। तो ऐसे में अब यही इसका हल है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ज़्यादा तादाद में आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएँ और किसी इबाम में न जाएँ, वैक्सीन लगवाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ईद को एहतियात से मनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs को फॉलो करें। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।